नमस्कार। आज के इस खास पेशकश में हमारे साथ हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता भी हैं। मैं इनसे बिहार में राजनीति, सरकार की भूमिका, विकास योजनाएं और विपक्ष की भूमिका और सरकार में दखल के जैसे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। मैं हूं राजीव रंजन नाग। सिद्दीकी जी, बिहार में विपक्ष दया की पात्र बनकर रह गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात सही है कि संख्या बल में हम कम हैं ज़रूर, मगर अपने परफॉर्मेंस में और जो विपक्ष की भूमिका मुझे निभानी है और जनता ने जो हमें मैंडेट दिया है कि सरकार की कमियों को उजागर करना, गलतियों को उजागर करना, जो जन विरोधी नीतियां हैं उसको उजागर करना और फिर इन सारे मुद्दों को हम निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं। और कम संख्या रहने के बावजूद इस एक साल के दौरान कई बार सरकार को हमने सदन में भी निरुत्तर किया है और जन सरोकार के मामले जो विपक्ष को निष्ठा से उठानी चाहिए वो हम उठा रहे हैं। विधानसभा में विपक्ष की नहीं सुनी जा रही है। ऐसा है कि यह जो सरकार है, मैंने कई बार उदाहरण दिया कि ये दौर जो है, अभी का दौर जो है, वो एक तरह से समझिए एकदम अपनी वैसी मानसिकता बना लिया है लोगों ने कि जो संविधान की परवाह नहीं करते हैं। एक दौर था जवाहरलाल नेहरू का कि जब अटल बिहारी वाजपेयी एक एमपी थे और उन्होंने एमओ मथाई के खिलाफ लाया था विशेषाधिकार, तो जवाहरलाल नेहरू ने ही उठ के कहा कि जब सदन का एक प्रमुख अंग लाता है इस तरह की बातें तो इसको रफ़ा दफ़ा नहीं करना चाहिए और इसको विशेषाधिकार में लेना चाहिए। सरकार के पास जो प्रीवियस बजट के एक्सपेंडिचर होने थे वो उन पैसों का भी इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या लगता है कि सरकार सच में गंभीर है विकास के प्रति? अभी का जो बजट आया है ये इन्होंने 78,000 कुछ रुपये का जो है इन्होंने प्लान नन प्लान मिला के लाया है बजट, जिसमें इन्होंने 28,000 करोड़ जो है वो कहा है कि हम योजना मद में उपबंध किया है। तो अब इनका परफॉर्मेंस देख लें, अब वो पैसा किस मद में खर्चा हो रहा है, कहाँ जा रहा है, उस पर हम अभी नहीं आ रहे हैं। मगर 2010 और 11 में इन्होंने 20,000 करोड़ का योजना का आकार उपबंध किया। उसमें खर्चा किया इन्होंने, एक तरह से संशोधित कर लिया, 2,000 कम 18,000 करोड़ पे जो है इन्होंने क्लोज किया। और अभी जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है इसमें इन्होंने उपबंध किया था 24,000 करोड़ का, मगर 24,000 करोड़ में जो है मतलब 10 महीना में आप खर्चा करते हैं मात्र 25 से 30% और 2 महीना में आप खर्चा करेंगे 70%। तो सवाल यह उठता है कि साहब आप 10 महीना में आपने खर्च किया कम और 2 महीना में आप जो खर्च करेंगे ज़्यादा, उसका लॉजिक क्या है? बिहार में विकास की जो तस्वीरें पेश की है सरकार ने, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बात ऐसा है कि इन्होंने अभी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया है। उस आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें इन्होंने कहा कि हमारा विकास हुआ है 3 कुछ, और जो सेकेंडरी और ट्रेसरी मतलब द्वितीय और तृतीयक है उसमें किसी में 14, किसी में 15 है। और फिर उन्होंने ही माना है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कि लगभग 11% आदमी शहर में रहते हैं। तो जो प्राइमरी सेक्टर है जिसमें कृषि पे काम होना है, गांव पे काम होना है, मत्स्य पालन पे काम होना है, पशुपालन पे काम होना है, तो उसमें इनका परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट वाइज अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है। अगर इनकी बात ही मानी जाए तो 3 कुछ है, मगर जहाँ 11% लोग रहते हैं वहाँ ये खर्च कर रहे हैं ज़्यादा, मतलब ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं 14 से 15% या के करीब। तो सवाल उठता है यह कि जहाँ 90% आदमी रहता है उसका ग्रोथ रेट नहीं बढ़ रहा है, शहर में जो 11% आदमी रहता है उसका ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। इसका कारण
क्या है ग्रोथ रेट शहर का बढ़ने का, या तो ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम खर्चा कर रहे हैं, या तो नर्सिंग सेक्टर में कर रहे हैं, या तो सर्विस सेक्टर में कर रहे हैं, या प्राइवेट स्कूल्स एंड अदर्स जो हैं उसमें खर्चा कर रहे हैं। तो इससे आम आदमी का विकास कहाँ बढ़ रहा है? भले ही सड़कें चिकनी चुपड़ी हो गई हैं, लेकिन आम लोगों का लाइफ स्टाइल में कोई बदलाव नहीं आया है। आज भी पलायन जारी है। शिक्षा की स्थिति लगभग वैसे ही है, स्वास्थ्य की स्थिति भी लगभग वैसे ही है। उसमें विपक्ष क्या कर रहा है? देखिए, आम आदमी का जहाँ तक सरोकार है, आम आदमी भले कारण जो भी हो, इनको जनादेश मिल गया, मगर आम आदमी अपने को ठगा महसूस कर रहा है। आम आदमी जो ब्लॉक में जाता है, थाना में जाता है, सरकारी महकमे में जाता है, तो आम आदमी की बात तो छोड़ दीजिए, जनप्रतिनिधियों की भी बात कोई सुनने वाला नहीं है। मेरा मानना है कि अफसरशाही आज़ादी के बाद बिहार में अभी जितना निरंकुश है या जितना बढ़ा है, उतना कभी नहीं था। अब आम आदमी के बीच अगर काम होता तो बिहार के मजदूर पंजाब क्यों जाते, हरियाणा क्यों जाते, बॉम्बे क्यों जाते, बेंगलोर क्यों जाते? और जब मौसम का टाइम आता है तो ट्रेन में ऊपर से लेके नीचे तक लद के जाते हैं। और जब 2005 में ये चुनाव में आए थे तो इन्होंने वादा किया था कि हम जो है उद्योग का जाल बिछा देंगे और बिहार से बाहर जाना एक शर्म की बात है। हम रोजगार का इतना सृजन करेंगे कि ये मजदूर जो है यहीं काम करेंगे। आम पब्लिक में ये भी धारणा है कि जब आपकी सरकार थी तो विकास की कोई सुगबुगाहट नहीं देखी गई। इस सरकार ने बीते 7 सालों में अपनी हरकतें दिखाई, अब विकास की दिशा में सरकार बढ़ रही है। दो चीज़ समझने की ज़रूरत है राजीव जी। एक, हमारे टाइम में योजना में जो उपबंध थी राशि की, वो बहुत कम था, मगर उस कम राशि में भी हम लोगों ने जो 2-3 सेक्टर में जो काम किया है वो सराहनीय है। और एक तो मान लीजिए ह्यूमन रिसोर्स सेक्टर है, सोशल सेक्टर है, और फिर कम राशि में भी हम लोगों ने जितनी कामें की हैं उसके तुलना में ये अभी पहुंच नहीं सके हैं। कभी इस बात का आपको पश्चाताप रहा कि यदि आपने भी विकास का बयार बढ़ा दिया होता, विकास का बयार बढ़ा दिया होता, तो शायद ये हश्र नहीं होता और आपको विपक्ष में नहीं बैठना पड़ता? नहीं, एक्चुअली क्या है कि विकास के मामले में आप जैसे यारपुर पुल ले लीजिए, आप जो है भागलपुर में गंगा का पुल ले लीजिए, रेवा घाट में पुल ले लीजिए, मधुबनी घाट में पुल ले लीजिए, मैं समस्तीपुर में मगरदही घाट में पुल ले लीजिए, बरियाही घाट में पुल ले लीजिए, कलवाही घाट में पुल ले लीजिए। फिर ऐसे हमारे पास 200 पुल की सूची है जिसकी तुलना में ये अभी नहीं पहुंच सके हैं कम पैसे में। और ठीक है, हमारे पास कम पैसा मुझको क्यों मिलता था? 6 साल जब एनडीए की हुकूमत थी तो एनडीए की सरकार ने जो भेदभाव किया वो पैसा देते थे दिसंबर में, अभी इनको पैसा मिलता है टाइम पे। और अभी तो यूपीए गवर्नमेंट लिबरल है और यूपीए गवर्नमेंट ने बिहार ही का योजना आकार नहीं बढ़ाया है बल्कि अन्य पिछड़े राज्यों का भी बढ़ाया है, झारखंड का भी बढ़ाया है, उड़ीसा के भी बढ़ाया है और दूसरे राज्यों का भी बढ़ाया है। कभी आपको इस बात का पश्चाताप हुआ कि अगर आपकी सरकार ने समय से विकास के बारे में और विकास की गति देने के बारे में सोचा होता तो शायद जनता में आपकी मजबूती, आपकी पैठ अधिक होती? जितनी राशि मुझको मिलनी चाहिए थी वो राशि नहीं मिली। चाहे रॉयल्टी का, जब यूनाइटेड बिहार था, रॉयल्टी का मामला हो, सेस का मामला हो, ये सारे मामले में बिहार के साथ उस वक्त भेदभाव होता रहा और राशियां कम मिलती रही। मगर कम राशि में भी हमने इनको जो ज़्यादा राशि मिलती है उससे अधिक काम किया। लालू यादव का उतना विजन नहीं था विकास को लेकर के और वो परिवार में बुरी तरह जकड़े हुए थे और परिवार के दबाव में थे, और लिहाजा इसी कारण से जनता ने उन्हें ठुकरा दिया। नहीं, ऐसा है कि लालू यादव आम आदमी के बीच से आए थे। आम आदमी के बीच जो है क्या होना चाहिए उसके डेवलपमेंट के लिए, उसको उठाने के लिए, सत्ता में और राजकाज में हिस्सेदारी के लिए, तो एक फेज़ था वो, उस फेज में वो कामयाब हुए।
और दूसरा राशि के अभाव में ऐसा नहीं है कि उस वक्त भी गांव में जिसमें खरंजा नहीं था, हमारे पास जितनी राशि थी हमने खरंजाकरण कराया, हमने कम्युनिटी हॉल बनवाया, हमने जो है स्कूल बनवाए। मेरा सवाल ये था कि अगर वो परिवार के मोह में नहीं फंसते तो शायद आज उनकी स्थिति यह नहीं होती। नहीं, वो कारण नहीं है, कारण यह है। कभी समीक्षा किया आपने इन स्थितियों की कि किन कारणों से आप किनारे लगा दिए गए? कभी भी कुछ खास लोगों ने लालू यादव को पसंद नहीं किया। लालू यादव अब जैसे कई तरह की चीज़ें भ्रांतियां प्रचार हुई और अभी मैं कह सकता हूं कि ठीक कहा, मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं काटजू साहब ने, उन्होंने कहा कि साहब लालू के राज में प्रेस की स्वतंत्रता थी और अभी जो है प्रेस स्वतंत्र नहीं है, उस पर कहीं ना कहीं से अंकुश लगा हुआ है। मैं आपको याद दिला दूं कि उस वक्त मीडिया ने एक अपना मुहिम चलाया, कभी लालू यादव के मुंह से वो बात सुनाते कि साहब लालू यादव ने कहा कि साहब माई समीकरण पे ही हम काम करेंगे, लालू यादव के बारे में छाप दिया कि लालू यादव ने कहा बूढ़ा बाल साफ करो। तो मतलब इस तरह की अनर्गल बातें कह के समाज में वैमनस्यता फैलाई। तब भी उस वक्त भी लालू यादव ने जिस तरह से अभी अंकुश लगाया प्रेस को, लालू यादव ने प्रेस के खिलाफ कभी भी कुछ बातें नहीं की। तो ये थी पहले दौर की बातचीत। अगले दौर की बातचीत में हम जानना चाहेंगे कि बिहार में पॉलिटिकल पार्टियों की क्या स्थिति है और सरकार और विकास में उनकी क्या भूमिका है और राजनीति वो किस नज़रिए से देख रहे हैं और उनका खुद का आकलन क्या है बिहार के विकास के बारे में। फ़िलहाल एक छोटा सा ब्रेक।